देखो बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। क्या होता है जी वेपर प्रेशर? तो बेटे इस तरीके से मैंने पहले इन्हें लिख लिया। मैं एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करता चलूँगा, क्योंकि जब लिखते हैं तो कैमरा भी थोड़ा हिलता है। लॉकडाउन में इतनी अच्छी सुविधा नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने पहले लिख लिया, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन्हें अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से। और ये नोट्स बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ये आपको नीट और IIT दोनों में हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ। तो आप बड़े अच्छे से समझते चलें, एक एक टॉपिक को मैं एक एक लाइन को एक एक वर्ड को अच्छे से क्लियर करता चलूँगा। देखो बेटे, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर आप जानते हैं भाई, किसी लिक्विड को आप गर्म करो और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसकी वेपर निकलनी शुरू हो जाती है, वो तो वेपर होगी। अब वेपर प्रेशर, बेटे वेपर प्रेशर का तो इंपॉर्टेंस अभी होगा जब जो हमारा कंटेनर है वो क्लोज है। अगर वेपर निकल गई उसकी तो प्रेशर कहाँ बनेगा? तो सबसे पहली बात तो वेपर प्रेशर पढ़ेंगे तो क्लोज कंटेनर का जिक्र करेंगे जी। देखो क्लोज है ये। अब होगा क्या बेटे, इसमें मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, कोई भी लिक्विड भर दिया, इसमें ए लिक्विड भर दिया, ठीक है जी। किसी भी टेम्परेचर पे इसको हीट कर दिया। अब हम देखेंगे इसकी जो है ये मॉलिक्यूल जो है, जब इसे हीट करेंगे तो इसकी वेपर बननी शुरू हो जाएगी ऊपर, और जितने मॉलिक्यूल इसके ऊपर जाओगे उतने ही जब नीचे आ जाओगे तो वो स्टेट कहलाओगी इक्विलिब्रियम स्टेट। जब मॉलिक्यूल ऊपर जाओगे तो इसे इवेपोरेशन बोलते हैं, और जब ये वापस आओगे नीचे तो क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। तो बेटे होगा क्या, जब इक्विलिब्रियम पे ये जो लिक्विड भरा हुआ है ए, इसके मॉलिक्यूल वापस आके इसके सरफेस पे जो प्रेशर लगावेंगे वही कहलाओगा वेपर प्रेशर। और इसे क्या बोलेंगे? P0A। मतलब इसके अंदर वो कोई और नहीं है, केवल A है, केवल A, प्योर लिक्विड, केवल A भरा हुआ है, तो इसका जो प्रेशर लग रहा है P0A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। तो समझ के बेटे वेपर प्रेशर क्या, कि इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर लगेगा किस पे? लिक्विड के सरफेस पे, तो वही क्या कहलाओगा जी? वेपर प्रेशर बेटे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम आप जान गए होंगे, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल किसे बदलेंगे? वेपर में, और वेपर के मॉलिक्यूल किसे बदलेंगे? लिक्विड। मतलब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में बदल रहे उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल किसे बदल रहे? लिक्विड में। तो वही क्या कहलाओगा? इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ गए बेटे, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में जा रहे हैं यानी कि गैस में बन रहे हो, और जितने गैस के मॉलिक्यूल दोबारा से क्या बना रहे हैं? लिक्विड, वही क्या कहलाओगा? इक्विलिब्रियम स्टेट। और जैसे भी आके लिक्विड में बदल रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल, और लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे हैं वही कहलाओगा वेपर प्रेशर बेटे। तो आप समझ गए होंगे इसे। अब क्या है बेटे, इसको फैक्टर देखेंगे कौन कौन से सब मतलब इफेक्ट डालेंगे, कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर पे इफेक्ट डालेंगे। अब एक बात बताओ, अब कंटेनर है हमारा, ये कंटेनर है, अब कंटेनर के साइज पे डिपेंड करेगा क्या वेपर प्रेशर? आपके माइंड में बात आ रही होगी कि जो अगर कंटेनर ज़्यादा बड़ा ले लें तो वेपर ज़्यादा बड़ी बढ़ेंगी जी, तो कंटेनर पे डिपेंड करेगा। नहीं बेटे, कंटेनर के साइज पे और शेप पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा वेपर प्रेशर, क्योंकि अगर बेटे कंटेनर आपने बढ़ा दिया अगर आप, तो वेपर तभी तो ज़्यादा बनेगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम वेपर प्रेशर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम मान रहे हैं कंटेनर बढ़ाने से वेपर ज़्यादा बनेगी, लेकिन बेटे कंटेनर का साइज भी तो बढ़ाया, और अगर निकाल के देखोगे ना पर यूनिट वॉल्यूम वेपर प्रेशर, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटे कंटेनर की साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, नंबर 2 देखो, किस पे डिपेंड? सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, जो आपने इसमें भर रखा है इस पर डिपेंड करेगा कि ये कैसा है, इसकी वेपर ज़्यादा बन रही है या कम बन रही है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। देखो अब एक बात बताओ, आपने सपोज करो इसमें एक तो वाटर भर लिया, या तो वाटर देखो, या इथाइल एल्कोहल। अब मैं कहने लगूँ वाटर की ज़्यादा बनेगी वेपर या इथाइल एल्कोहल की ज़्यादा बनेगी? बेटे वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि इथाइल एल्कोहल के 2 ही मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहे, तो जब उनके मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहेंगे वाटर के, तो होगा क्या? वे आपस में बंधे हुए हैं, जल्दी ऊपर को जाने की नहीं, उनकी वेपर बनने की नहीं, क्योंकि वे तो स्ट्रांगली टाइट बंधे हुए हैं अपने आप में। तो क्या होगा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इसलिए बेटे अगर इसमें वाटर भरोगे या इथाइल एल्कोहल भरोगे तो
इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर से, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे रहने के कारण आपस में एक दूसरे को खींचते रहेंगे, ऊपर नहीं जाने के। समझ गए बेटे। नेक्स्ट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो जो मॉलिक्यूल हैं ये, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये ऊपर जाएंगे, इनकी वेपर ज़्यादा बनेगी, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो बेटे टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन किस तरीके से काम करेगा। बेटे आपको अगर पता हो, पहले ही पढ़े थे आपने, कि अब लिक्विड के अंदर जो है हम लिक्विड को भी मिला सकें, लिक्विड के अंदर हम सॉलिड को भी मिला सकें, और लिक्विड के अंदर हम गैस को भी मिला सकते हैं। देखो, एज वी नो लिक्विड सब्सटेंस कैन बी फॉर्म when a gas or a liquid or a solid is dissolved in a liquid solution. Generally solvent is volatile. solvent कैसा होगा, volatile होगा, while जबकि solute में भी volatile और में भी non volatile in nature। भैया solute कैसा भी हो सका, volatile भी हो सका और non volatile भी हो सके। ठीक है बेटे। अब जो है हमें यहाँ दो तरीके के पढ़ने हैं सॉल्यूशन, solute और solvent, दो चीज़ मिलेगी। अब बेटे एक तो ऐसा सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें दोनों क्या हो, वोलेटाइल हो, दोनों वोलेटाइल हो, ए भी सॉल्यूट भी वोलेटाइल और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो। और एक ऐसा पढ़ेंगे एक वोलेटाइल होगा और एक नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है बेटे, सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, एक ऐसा पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। चलो जी, राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ भी है, राउल्ट्स ने इसके बारे में कुछ बताया था। अब होगा क्या बेटे, आप एक काम करो, आपने जो है एक लिक्विड ले लिया प्योर ए, इसकी वेपर कितनी बनेगी, पी नोट ए। दूसरा वो दोनों वोलेटाइल है, एक वोलेटाइल दूसरा ले लिया, इसकी वेपर बी है ये, इसकी वेपर कितनी बनेगी, ये बनेगी। इनका वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नोट बी। अब बेटे पी नोट ए बड़ा होगा पी नोट बी से, मान लिया मैंने। अब मुझे ऐसे क्या पता किसकी वेपर ज़्यादा बन रही, अगर वाटर और इथाइल अल्कोहल होता तो मैं बता देता जी इथाइल अल्कोहल की ज़्यादा बनेगी वेपर, लेकिन यहाँ तो मानना पड़ेगा आपको, कोई से वो भी मान लो। ठीक है बेटे, तो ये हुआ। अब इन दोनों को एक जगह मिला दो, अब इन दोनों को एक जगह मिलाने के बाद में ये सॉल्यूशन बन गया। अब भैया इसके सरफेस पे ए भी है और बी भी है, ए की भी वेपर बनेगी और बी की भी वेपर बनेगी, दोनों की, सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट की, दोनों की वेपर बनेगी। अब भैया पहले के जैसा तो रहने का नहीं प्रेशर, पहले तो पी नोट ए था और पी नोट बी था, क्योंकि अकेले थे ज़्यादा था। अब थोड़ा सा कम होगा प्रेशर, इसका अपना अलग होगा, इसका अपना अलग होगा, तो इसका कितना मान लिया पी ए, इसका पी बी, जब ये सॉल्यूशन में आ गए। तो इस पर क्या, अब देखो बेटे पढ़ो इसे, कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर। बाइनरी सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल लिक्विड ले लिए क्लोज कंटेनर में, ईच कंपोनेंट विल फॉर्म वेपर अबव द सॉल्यूशन। प्रत्येक जो है अपने सरफेस पर क्या लगा होगा, वेपर लगा, प्रेशर लगा होगा। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड ईच कंपोनेंट विल एक्सर्ट ए वेपर प्रेशर कॉल्ड इट पार्शियल वेपर प्रेशर। देखो बेटे, ये पार्शियल वर्ड जो जुड़ा ना, इसको समझो ध्यान से। पार्शियल का मतलब होता है नहीं कि दो या तीन है, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं होता कभी भी पार्शियल। मतलब इस पे जो प्रेशर लग रहा तो हम इसे पार्शियल वेपर प्रेशर कह देंगे, भाई इसका अपना अलग है, इसका अपना अलग है। अगर एक ही लगता तो मैं कह देता वेपर प्रेशर, जैसे यहाँ मैं कह दूंगा भाई इसका वेपर प्रेशर है लग रहा है जिस पे पी नोट भी, लेकिन जब दो आ रहे तो यह पार्शियली वर्ड यूज होगा अलग अलग के लिए। तो बेटे राउल्ट्स ने इसी के बारे में बताया था। क्या बताया था राउल्ट्स ने, देखो राउल्ट्स ने बताया था, इसने रिलेशन दी थी किस किस के बीच में, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। क्या बताया था कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर है, फॉर ए सॉल्यूशन ए वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड में तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब बेटे ये सॉल्यूशन है, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ना पीए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके ही मोल फ्रैक्शन के। इसका क्या होगा, इसका जो वेपर
पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा पीबी, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो बी के मॉलिक्यूल है उनका जो मोल फ्रैक्शन है उनके, ऐसी इसका। तो एक बार तो इसका और एक बार इसके लिए बताया था, ये राउल्ट्स का नियम था जी, किसके लिए, वोलेटाइल के लिए। तो क्या बताया, फॉर कंपोनेंट ए पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, इसे काई ए कहते हैं, एक्स ए भी पढ़ रहे हैं। तो ए का पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, काई ए के, यानी कि ए के मोल फ्रैक्शन के। अब बेटे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो क्या लगाओगे, के लगाओगे कांस्टेंट, ये के कांस्टेंट हो गया जी। अब मैं इस के की वैल्यू निकालूंगा, तुम्हें पता होगा, आपने पढ़ा होगा, जब के की वैल्यू निकालना है तो सबको यूनिटली मान लें, भाई ये इतना 1 के इक्वल मान लो, तब इसे निकाल लेंगे। तो बेटे अगर काई ए इक्वल टू 1 मान लिया, अगर मैंने एक्स ए इक्वल टू 1 मान लिया, तो इसका मतलब क्या है कि ए की तो अब जो है सॉल्यूशन में ए की तो कंपोनेंट बच गया भाई, दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना हो जोड़ के 1 हो। मैं कह रहा काई ए 1 है, तो भैया बी तो उसमें है ही ना, अगर उसका मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, कुछ 0 है, इसका मतलब कौन बचा, ए है। तो इस मीन्स क्या है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली कंपोनेंट ए, यानी कि अब सॉल्यूशन के अंदर ओनली ए है। तो पी ए इक्वल टू के, जब सॉल्यूशन के अंदर केवल ए है, तो मैंने आपको बताया था जब ए अकेला ही हो तो उसका प्रेशर जो होता ना वो पी नोट ए होता। तो यानी कि पी ए क्या हो जाओगा, पी नोट ए। क्यों हो जाओगा पी ए पी नोट ए, क्योंकि बेटे सॉल्यूशन में केवल एक ही कंपोनेंट है, एक के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी, पी नोट बी पी नोट ए, एक के लिए जब अकेला लिक्विड हो। अब यहाँ अकेले की तो बात आएगी, जब मैंने यो एक्स से 1 मान लिया तो अब एक ही तो कंपोनेंट है, तो जो पी ए है वही क्या हो जाएगा, पी नोट ए हो जाएगा। तो इस के की वैल्यू कहाँ रख दो, ऊपर रख दो। तो क्या होगा बेटे, पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू काई ए या एक्स ए। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी नोट बी इंटू काई ए। अब बेटे टोटल वेपर प्रेशर बताओ कितना होगा सॉल्यूशन का, डाल्टन के अनुसार पी ए प्लस पी बी। डाल्टन ने ये तो बताया था कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में जो है सपोज करो 2 गैस भरी हुई है, तो उस टोटल कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो प्रत्येक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यानी कि सपोज करो एक कंटेनर है, अगर इसके अंदर 2 गैस हैं ए और बी है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा ना टोटल, वो इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के ऐड के इक्वल होगा। इस टोटल कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो इनके अपने अपने के पार्शियल प्रेशर के ऐड के इक्वल होगा। तो यही डाल्टन लॉ लगा जी, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ऊपर से इसकी वैल्यू रख दी पी ए की और पी बी की। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ एक्स बी की, ये तो पढ़ा आपने एक्स ए प्लस एक्स बी पिछली वीडियो में 1, और मैं एक्स बी की वैल्यू रख दी कितनी, 1 माइनस एक्स ए। आप इसकी वैल्यू रख सको कोई नहीं, लेकिन मैं जो है पी नोट ए को ज़्यादा मान के चला, वोलेटाइल पी नोट ए को मैं ज़्यादा मान के चला, इसलिए मैं इस तरीके से लेके चल रहा, इसीलिए तो मैंने इसकी वैल्यू रखी है। अगर पी नोट बी को रखता ज़्यादा वोलेटाइल तो फिर मैं काई ए की वैल्यू रखता, तो मैंने काई बी की वैल्यू रख दी जी, ये रख दी जी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया जी। तो पी टी इक्वल टू कितना का, पी नोट बी प्लस काई ए, पी नोट ए माइनस पी नोट बी। यहाँ कौन बड़ा मान के चला, मैं पी नोट ए मैं मान के चला जी ज़्यादा है, तभी तो मैंने इसमें से इसे माइनस करा, बड़े में से छोटा। आप पी नोट बी भी मान सकते हैं, तो फिर उसमें उसी की वैल्यू रख देंगे उसी के अनुसार। देखो बेटे, अब हमारा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, देखो अब हम ग्राफ बनाओगे जी, द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जो हमने पढ़ा है, ये हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, देखो कौन कौन सी पढ़ी थी भाई, पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू कितना, पी नोट बी इंटू एक्स बी, और टोटल पढ़ा। अब ये तीनों जो है, तीनों का मैं ग्राफ बनाऊंगा। अब तीनों का ग्राफ में अलग अलग ना बनाकर हम एक जगह ही बनाऊंगे। एनसीईआरटी की बुक में इसी तरीके से दिया हुआ है कि तीनों ग्राफ अलग अलग बनाकर एक ही जगह ड्रॉ कर रखा है बेटे। तो 3 लाइन है हमारी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है 3 लाइन है हमारी। अब इसमें क्या है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या है, मैं इन तीनों लाइनों का ग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको लेता हूं जी, ऊपर वाले को, देखो ऊपर वाले को लेता हूं। देखो अब क्या है भाई, पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए है, इसे लेके चलो। देखो अब इसकी 2 कंडीशन बनेगी, इसे लेके चलो।
अब इसमें क्या है, यो एक्स एक्सिस है जी, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब होगा क्या, ये तो प्रेशर हो गया पी ए वाई, और ये मोल फ्रैक्शन होगा जी, ये मोल फ्रैक्शन की लाइन होगी और ये किसकी होगी, प्रेशर की होगी, ठीक है बेटे, ऐसा समझ लो, यहाँ समझ लो, ये लाइन किसकी होगी, प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन की, और ये लाइन किसकी होगी, प्रेशर की, ठीक है बेटे। अब होगा क्या, अब देखो, अब मैं मान के चलूँ जो यहाँ है इस पॉइंट पे मान के चलूँ, अब यहाँ दो केस बनेंगे, ये जो है इसमें दो कंडीशन बनेगी, एक बार तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0 और एक बार मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1। अब एक बार बताओ, यहाँ चलो, जब मोल फ्रैक्शन ए कितना 0 है, जब इसमें 0 रख दूंगा तो पी ए भी कितना आ जाऊगा 0 आ जाऊगा। तो अब इसे मैं यहाँ शो करूँगा, तो ये देखो बेटे, यहाँ तो काई अगर x से 0 है तो पी ए कितना आ रहा 0, तो पी ए की ये लाइन है ना, तो 0 ही रहा, इस पॉइंट पे तो 0 है भाई, हमारा x से 0 रख दिया मैंने, तो x से 0 हो गए, जब x से 0 रखा तो पी ए भी क्या है 0, तो ये पॉइंट हो गया। अब क्या हुआ, अब मैंने x से ऐसे बढ़ते चले गए, तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, x से कितना आ गया 1 आ गया, मैंने इस पॉइंट पे मान लिया 1, जब x से 1 मान लिया तो पी ए किसके इक्वल होगा, पी नोट ए के, तो पी ए किसके इक्वल होगा, पी नोट ए के। अब जब ये यहाँ 1 आ गया तो पी ए किसके इक्वल आना, पी नोट ए के, तो मैं कोई मान लूँ पॉइंट यहाँ मान लिया मैंने पी नोट ए, भाई यहाँ आ गया ये दूसरा पॉइंट, यहाँ तो 0 इसलिए माना था क्योंकि पी ए 0 आ गया था, लेकिन अब पी ए किसके इक्वल आ गया, पी नोट ए के, तो पी नोट ए मैंने यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया जी, कोई भी एक पॉइंट मान लो, इससे ज़्यादा क्यों मानना, क्योंकि मैं पी नोट ए बड़ा लेके चला जी, पीछे आपने देखा था अभी, तो मैंने एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, इन दोनों पॉइंट को मैंने क्या करा, मिला दिया, दो पॉइंट एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, दो पॉइंट होने पे एक लाइन बन गई, तो ये बन गया जी, ये तो इसके लिए होगा। अब इसके लिए आ जाओ, इसे भी यही कर देंगे हम। अब मैं मान के चलूँ कि x भी यहाँ 0 है, x भी 0 है, तो p भी कितना आ जाएगा 0, p भी कितना आ गया 0 मान लिया बेटे, यो एक्सिस है, क्या है, यो भी एक्सिस। अब इसको जब इसे कर रहा था ऊपर वाले को तो यो एक्सिस था यहाँ, ठीक है नहीं, यो वाई एक्सिस था, तो यो क्या था, एक्स एक्सिस था। अब इसके लिए कर रहा था यो वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। अब इसमें जब x भी 0 लेकर चला तो p भी कितना होगा 0, तो यो वाला 0 ही आओगे, यो लाइन प्रेशर की तो है, तो 0 तो भैया यहीं आ गया, यो रहा 0, ऊपर ज़्यादा आता तो थोड़ा ऊपर को लेता, ये आ गया जी। अब क्या है, अब धीरे धीरे जैसे चले तो काई भी कितना आ गया 1 आ गया, जब काई भी 1 आ गया तो p भी किसके इक्वल आ गया, यहाँ रख दो काई भी 1, पी नोट भी, तो पी नोट भी मैं यहाँ मान लूँ, इस पे ही तो है लाइन, इस पर मैंने यहाँ मान लिया पी नोट भी। अब यो पॉइंट होगा एक, यो पॉइंट होगा, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया, ठीक है बेटे। अब यो वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को अगर मैं मिला दूँ तो क्या बन जाओगा, पी टोटल बन जाओगा, पी ए प्लस पी बी। आप इसे ऐसे देख लो, चाहे ये था ना, एक्स से कितना 0 रखो, जब एक्स से 0 रखूँगा इसमें तो ये तो सारा होगा, तो पी टी किसके इक्वल आ जाएगा, पी नोट बी के, तो पी नोट बी की लाइन तो यही तो है, पी टी किसके इक्वल आएगा, पी नोट बी, योरा पॉइंट देखो जी, दूसरा पॉइंट बन गया। अब क्या, x से 1 रख दो, जब x से मैं 1 रख दूंगा तो पी नोट बी से पी नोट बी कट जाओगा, तो पी टी किसके इक्वल आ जाओगा, पी नोट ए के इक्वल आ जाओगा, तो यहाँ पी टी आ गया, यहाँ पी टी आ गया, इन दोनों को मिला दो तो क्या होगा, पी टी पी ए प्लस पी बी। तो बेटे हमारा ग्राफ हो गया। इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से समझेंगे, जैसे मैंने बताया 3 लाइन है, पहले एक लाइन के लिए ड्रॉ किया, फिर इधर से दूसरी लाइन के लिए, दो पॉइंट मिलते चले गए मुझे, उन पॉइंटों को मैं मिलाता चला गया, इस तरीके से ये हमारा कर्व बनकर तैयार हो गया जी, ग्राफ बन गया जी हमारा, वो तीनों के लिए, तीनों लाइन के लिए। अब क्या है बेटे, नोट है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल, क्या कि फाई एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन वेपर फेज। वाई ए और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ए और बी के मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका आपको पता था, क्या, ऊपर जिसका निकाल रहे उसके मोल, नीचे टोटल मोल। अब ये जो पार्शियल प्रेशर दे रखा तो इसके फॉर्म में आ जाएगा, जिसका निकाल रहे पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में मोल फ्रैक्शन देख लो, ए का निकाल रहे ना तो ऊपर ए का पार्शियल प्रेशर, नीचे टोटल,
इस तरीके से पी टोटल, तो पी ए कितना आ गया वाई ए इंटू पी टोटल, पी ए कितना आ गया वाई ए इंटू पी टोटल। सिमिलरली कितना आ गया पी बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। अब बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हैंडी लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होगा, राउल्ट्स लॉ एक स्पेशल केस कैसा हो जाएगा हैंडी लॉ के लिए। अब एक बात बताओ, जो राउल्ट्स लॉ और हैंडी लॉ है, राउल्ट्स लॉ में जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी वोलेटाइल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जो हैंडी लॉ था उसमें भी जो गैस थी उसका जो पार्शियल प्रेशर था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था गैस के ही, उसके जो गैस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रही है उसके मोल फ्रैक्शन के। मतलब राउल्ट्स लॉ में भी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के, हैंडी लॉ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के पार्शियल प्रेशर। तो दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। देखो इफ वी कंपेयर द इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड हैंडी लॉ इट कैन बी सीन दैट क्या द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। मतलब दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अलग क्या था दोनों में, दोनों में अलग था कांस्टेंट। एक में था पी नोट ए और एक में था के एच। तो बेटे जब के एच और पी नोट ए की वैल्यू सेम आ जावे ना तभी हम कह देंगे राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हैंडी लॉ। कब द राउल्ट लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हैंडी लॉ इन विच के एच बिकम्स इक्वल टू पी नोट ए। जब के एच पी नोट ए की वैल्यू सेम आ जाओगी किस कहीं तो हम कह देंगे कि राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हैंडी लॉ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेंगे। अब नेक्स्ट देखो बेटे, अब हमने आपको बताया था कि भाई दो तरीके के ये होंगे सॉल्यूशन। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि भाई दोनों क्या थे वोलेटाइल थे, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी। अब हम ऐसा पढ़ेंगे कि जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल हो और जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल हो। अब एक बात बताओ बेटे, अब ये देखो इसमें प्योर सॉल्वेंट ए भरा हुआ है, इसके सरफेस पे जो है इसकी वेपर प्रेशर लगाऊंगी तो पी नोट ए। अब ये तो ये होगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा वो डाल दूँ सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, तो इसके सरफेस पे आकर वो जगह घेरेगा ना। जब वो इसके सरफेस पे आकर जगह घेरेगा तो कहीं ना कहीं वेपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वेपर शुरू में ज़्यादा थी, अब क्या हो जाएगी कम। जब नॉन वोलेटाइल मैंने मिला दिया इसमें तो वेपर क्या होगी, कम होगी। यानी कि पी नोट ए की वैल्यू क्या है, ज़्यादा पी ए से, है ना। अब क्या है ये सॉल्यूशन में इसका ये मोल फ्रैक्शन है ना, ये प्योर सॉल्वेंट है तो ये है। अब इसकी वेपर क्या होगी बेटे, कम होगी। अब होगा क्या, जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की। इसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये तो राउल्ट्स का नियम था। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से, तो पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स से पीछे से आया था ये। अब एक बार बताओ, क्या वेपर प्रेशर पहले पी नोट ए था, अब कितना होगा, पी ए कम हो गया ना, इसके रिलेटिव में कम हो गया। तभी तो बेटे से एक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, आगे पढ़ेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या है, वेपर प्रेशर कम होगा ना, पहले तो पी नोट ए था, अब कितना हो गया, पी ए कम हो गया ना, तो इसके रिलेटिव में कम हो गया वो। देखो कितना कम होगा, कैसे होगा, तो डेल्टा पी कितना होगा, पी नोट ए माइनस पी ए। अब क्या है, पी ए की वैल्यू रख दो ऊपर से, ये रख दीजिए, पी नोट ए कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स से, हम दोनों जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, इससे एक्स बी की वैल्यू रख दी, 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख दिया, एक्स बी। तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए किसके इक्वल आ गया, एक्स बी। यो एक्स बी क्या है, बी तो क्या था, सॉल्यूट था, जो बी था ये सॉल्यूट के का मोल फ्रैक्शन है जी, यो एक्स बी, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट तो ए था ना, तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा। तो क्या हुआ बेटे, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एक्स बी, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो इसके लिए राउल्ट्स का नियम क्या बना कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बेटे यही तो रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो भी कैसा, नॉन वोलेटाइल। तो बेटे ये हुआ जी। अब इसके बीच में ग्राफ खींच देंगे। अब इसमें जो है ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आओगी, एक्स से 0
इधर बढ़ता बढ़ता एक्स आ जाओगा और ये पॉइंट आ जाओगा क्या, पी नोट ए का। इन दोनों को मिला देंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाओगी। अब इसमें 3 कर्व तो बनेगी नहीं, 3 लाइन तो बनेगी नहीं। ये तो एक के इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, तो इसमें 3 नहीं बनेगी, इसमें एक ही बनेगी ये। तो ये इसका ग्राफ हो गया बेटे। तो ये हमारा जो है वेपर प्रेशर हमारा जो फिनिश हुआ, राउल्ट्स लॉ जो थे वोलेटाइल के लिए और नॉन वोलेटाइल के लिए हमने कर लिए। तो बेटा आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे एक बार और, ठीक है ना। कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। अच्छे तरीके से देख लो। इसकी वेपर बनेगी, इसकी वेपर बनेगी तो पी नोट है, इसका प्रेशर कितना होगा, पी नोट है, वो भी इक्विलिब्रियम पे, यानी कि जाने वाले मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल गैस बन रहे हैं वे, और जो आकर लिक्विड बन रहे हैं, जब वे इक्वल हो जाए तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तब वे प्रेशर लगाओगे इसके सरफेस पर, वही क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। ये डिपेंड करने वाला मैंने आपको बता दिया। अगर इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर कम बनेगी। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, वे तो आपस में पकड़ो रखेंगे, वे वेपर कहाँ बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा भाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो जी सॉल्वेंट तो है जो, वो तो वोलेटाइल ही होगा, जो सॉल्यूट है वो वोलेटाइल भी हो सका है और नॉन वोलेटाइल भी हो सका है। अब हम दोनों पढ़ेंगे, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट क्या हो, वोलेटाइल हो। सबसे पहले हम क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जब दोनों वोलेटाइल है तो हमें पता ये प्योर लिक्विड ए है, ये प्योर लिक्विड बी है, ठीक है जी। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। इसकी वेपर बन रही, इसका जो प्रेशर लग रहा पी नोट ए, पी नोट बी। जब दोनों को मिला देंगे तो सरफेस पर दोनों के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इसका जो प्रेशर लगेगा पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, इसका पी बी। यही राउल्ट्स लॉ था कि इन दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मोल फ्रैक्शन के। ये रहा जी, ये रहा। बाद में इसमें के की वैल्यू निकाल दी, एक्स से 1 रख के, इसका मतलब 1 आ गया। तो एक केवल सॉल्यूशन में केवल एक ही कॉम्पोनेंट है, तो उसका जब प्योर है तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोट ए के वैल्यू रख दी, इससे ये आ गया जी। पी टोटल निकाल दिया जी, मैं मान के चला जी पी नोट ए ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसकी फॉर्म आया बड़े में से छोटा घटाया। इस तरीके से इनका ग्राफ कर दिया। 3 लाइन थी, तीनों लाइन को दिखा दिया। पहले तो यहाँ दिखा दे, 2 पॉइंट बनाता चला गया, इन दोनों लाइनों को पॉइंटों को मिलाता चला गया, एक लाइन बनती चलेगी। 1 2 और ये 3, ये तो 1, ये 2 और ये तीसरी लाइन है। तीनों लाइन ड्रॉ होगी। अच्छे तरीके से समझना ऐसे बिल्कुल। ये मैंने 2 पॉइंट, इसमें 2 कंडीशन बनी है, 2 कंडीशन लेके ही मैंने ये ग्राफ बनाया जी। इसे ध्यान से समझेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता, मैंने आपको बताया अभी भाई मोल फ्रैक्शन ए मान के चल रहा मैं, तो ऊपर जैसे पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में, जिसका निकालना ऊपर उसके मोल, नीचे टोटल मोल। ऐसे ही यहाँ पार्शियल प्रेशर के रूप में दे रखा है, वेपर प्रेशर के रूप में, तो ऊपर उसका प्रेशर जिसका निकाल रहे मोल फ्रैक्शन, नीचे टोटल। जो हैंडी केस बताया, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोल फ्रैक्शन के। भाई पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, राउल्ट लॉ में भी और हैंडी में भी। तो अलग क्या है, अलग है भैया के एच और पी नोट ए कॉन्स्टेंट। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी कह देंगे एक स्पेशल केस हो गया जी, वो स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हैंडी लॉ। इसके बाद हमने जो ऐसा पढ़ा कि इसमें जो सोल्यूट जो है मैंने नॉन वोलेटाइल ले लिया, सोलवेंट कैसा ले लिया, वोलेटाइल। अब सोलवेंट है जो ए, इसकी वेपर ज़्यादा बन रही है, पी नोट ए, इसका वेपर प्रेशर है पी नोट ए। अब भैया इसमें अगर सोल्यूट थोड़ा सा मिला दूंगा तो इसके सरफेस पे जंग घेर लेगा, तो वेपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पी नोट ए ज़्यादा है पी ए से, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने, किसके, एक्स ए के। पी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे हटा कर पी नोट ए एक्स से पीछे पड़ा था। अब क्या है, रिलेटिव में कम हो गया ना, जो पहले तो पी नोट ए था, अब पी ए होगा तो वेपर कम होगी ना, तो इसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा भी कितना कम होगी, पी नोट ए माइनस पी ए। पी ए के ऊपर से वैल्यू रख दी, 1 माइनस एक्स से आ गया, यहाँ से एक्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू रख दी, एक्स बी। अब ये क्या है, एक्स बी, ये तो सॉल्यूट था ना, सॉलिड जो मिलाया था वो बी तो था, तो ये रहा। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा, नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उसके इक्वल होगा जी। ये आपका इसके बीच में ग्राफ बना दिया एक स्ट्रेट लाइन, वहाँ 3 लाइन थी इस वजह से, यहाँ एक ही है तो इस वजह से बनेगा। तो ठीक है बेटे, इसे अच्छे तरीके से समझें, देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटे। अगली वीडियो में जो है हम इसके न्यूमेरिकल लेकर आऊँगी जी। थैंक यू।